इस चीज को भी डिप्लॉय करें। तो हर एक स्टेप पर जब तक आप चेक नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये तो बहुत सारे लोगों की समस्या है, ऐड चलाया रिजल्ट नहीं आया, बट बीच में क्या। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। देखते हैं इस बार के आप लोगों के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर एक्सपायर डोमेन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपायर डोमेन वर्क करती हैं? देखिए, एक्सपायर डोमेन्स को यूज करने का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बेसिकली था ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब किसी ने पहले से कोई एक डोमेन लेकर रखा है, वो एक्सपायर हो गया है, अब उस डोमेन के ऊपर आप अपनी ब्रांड नहीं क्रिएट करने वाले। तो जो जनरली सर्विस बिजनेसेस हैं या फिर जो D2C बिजनेसेस हैं, उनके लिए जो है वो एक्सपायर डोमेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक्सपायर डोमेन का जो कॉन्सेप्ट था वो था बेसिकली आपका ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से एडवांटेज लेना चाहते थे लोग एक्सपायर डोमेन से, वो समझते हैं। आज भी लोग इस चीज का एडवांटेज लेते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं लेते हैं, बट एक्चुअली रीजन क्या है एक्सपायर डोमेन्स को बाई करने का, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो डोमेन्स मान के चलते हैं, कोई डोमेन है a.com, इसके ऊपर बहुत टाइम काम हुआ था, अब ये एक्सपायर हो गया, बट इस डोमेन के ऊपर पहले बहुत सारे जो है वो बैकलिंक्स बने थे। तो अब ये भी हो सकता है कि बैकलिंक्स डोमेन के ऊपर बने हो, यानी जिसको आप आसानी से समझना चाहते हैं कि जो होम पेज का URL है उसको जो है वो बैकलिंक की तरीके से बनाया गया। या ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जो बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं, इसके अंदर जो बहुत सारे डिफरेंट पेजेस हैं, उनको यूज करके जो है वो बैकलिंक्स बनाए गए हों। अब जब इसके अंदर जो बहुत सारे डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे a.com/a को यूज करके अगर बैकलिंक बनाया गया है, तो भविष्य में अगर आप इस डोमेन को लेते हैं तो जरूरी तो है नहीं कि a.com/a के ऊपर आप कोई कंटेंट पब्लिश करेंगे। राइट, यहां कोई कंटेंट तो पब्लिश करेंगे नहीं। हो सकता है आप नया पेज बना दें जिसका नाम हो a.com/b, ये नाम आप बना दें। तो अगर ये पेज नहीं है तो ये वाले बैकलिंक्स जहां पर भी पॉइंट कर रहे थे उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बैकलिंक्स से जो अथॉरिटी डोमेन की बिल्ड होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए लोगों ने एक्सपायर डोमेन्स को खरीदा और उसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू किया। वो बैकलिंक से अथॉरिटी मिली डोमेन्स को और उनको रैंकिंग में हेल्प जो है वो मिल जाती थी। बट वो तभी होता है जब अच्छी क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स आ रहे हो एक्सपायर डोमेन के ऊपर, और साथ ही साथ वो सारे के सारे जो बैकलिंक्स है वो डोमेन को पॉइंट कर रहे हो। डोमेन का मतलब यहां पर होम पेज का URL है एक तरीके से, क्योंकि उसका URL आप चेंज नहीं करोगे, बट अंदर जो बने हुए डिफरेंट URLs हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजों को लोग चेक करते हैं एक्सपायर डोमेन्स को खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर इन सारे चेक्स के ऊपर आप खरे उतरते हैं तो हाँ, आज भी आप एक्सपायर डोमेन्स को खरीद सकते हैं, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज निकल के आती है, एक्सपायर डोमेन्स की कॉस्ट अच्छी खासी होती है। मतलब बहुत सारे लोग $2,000, $2,500, $3,000 जो है वो बड़ी आराम से दे देते हैं एक्सपायर डोमेन के लिए। तो क्या आप इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? ये इन्वेस्टमेंट वही लोग करते हैं जो प्रो ब्लॉगर्स वगैरह हो गए हैं, राइट, या बहुत टाइम से जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि $3,000 से $10,000 किस तरीके से बनाने हैं। तो वहां पर ये एक्सपायर डोमेन जो है वो यूज होते हैं। आई बिलीव आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो सीधा सीधा अगर मैं इसका आंसर दूं कि एक्सपायर डोमेन्स काम करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं, बट जो मैंने बैकलिंक वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो आप ध्यान रखिएगा कि बैकलिंक्स अच्छे हों और डोमेन के ऊपर पॉइंट कर रहे हो और उससे उसकी जो अथॉरिटी है वो बिल्ड हुई है। पहले कोई बहुत ही ज्यादा कचरा वगैरह कंटेंट ना हो। ठीक है, देख लीजिएगा जाकर कि जो वेबसाइट आर्काइव वगैरह की जो वेबसाइट्स होती है ना, उन पे जाकर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से पहले जो है वो उस डोमेन के ऊपर कंटेंट था और जो बैकलिंक्स उसके बने हुए हैं वो किस निश में बने हुए हैं, किस टाइप के बैकलिंक्स उनके बने हुए हैं। राइट, ऐसी जगह पर बैकलिंक्स तो नहीं बने जहां से आपको ट्रैफिक ही नहीं चाहिए। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपायर डोमेन से आप ब्लॉगिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है, हेलो उमर सर, मेरा नाम चरण, मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ गूगल एड्स एंड आई एम वर्किंग इन एजेंसी। जब भी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ कोई सिटी या लोकेलिटी का, लेकिन इसके बाद भी दूसरे सिटी के नाम पर मेरे ऐड के इंप्रेशंस हो रहे हैं, क्या सोल्यूशन है? एक बार आप देख लीजिएगा कहीं आपके कीवर्ड्स की इंटेंट तो नहीं है। 3-4 चीजें इसमें जो है वो चेक करने वाली, कहीं आपके कीवर्ड की कोई ऐसी इंटेंट तो नहीं है जिसकी वजह से दूसरी लोकेशन में जो है वो आपके ऐड ट्रिगर हो रहे हैं। सेकेंड, जो लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन होता है वहां पर जाकर प्रेजेंट इन वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड जो चीज है वो ये आप कर सकते हैं, मान के चल रहे हैं आप लखनऊ को टारगेट कर रहे हैं और लखनऊ के साथ साथ ना आपका ऐड जो है वो दिल्ली के अंदर भी जो है वो दिख रहा है, तो आप शुरुआत में ये भी कर सकते हैं कि कुछ लोकेशंस को एक्सक्लूड मार दीजिए। तो ये 3-4 तरीके हैं, इनको आप ट्राई करेंगे तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर योर गूगल एड्स कोर्स ऑन यूट्यूब इज इनफ, व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स आर देयर इन योर पेड कोर्स? देखिए, पेड कोर्स जो है ना वो
थोड़ा सा एडवांस है, मतलब अगर आपने पहले एड्स वगैरह नहीं रन किए देन वो फिर पेड कोर्स आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, मैंने डायरेक्ट डैशबोर्ड्स दिखाए, डायरेक्ट हम लोग बिडिंग स्ट्रेटजी की बात करें, क्यों मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी स्विच करी, ठीक है, किस तरीके का जो रिजल्ट्स है वो आ रहे हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग को बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़ाया गया है। तो अगर आपने कभी भी पहले गूगल एड्स नहीं रन किया तो फिर आप उससे रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जहां पर मेरा फ्री वाला पेड कोर्स खत्म होता है ना, उसके बाद प्रैक्टिकल लेवल पर किस टाइप से प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, उनमें क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको उसमें ज्यादा एड्रेस किया गया। बट अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपने मेरा फ्री कोर्स देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पेड ले लीजिएगा, फ्री कोर्स अगर आपने देखा है और उसके बाद प्रैक्टिकल बहुत सारा किया है, उसके बाद अगर आप चाहें तो पेड कोर्स ले सकते हैं। ये मतलब नहीं है उसका कि भाई फ्री कोर्स ले लिया, अब उसके बाद कुछ और कहानी इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा होगी, वो ले लेंगे फिर कभी काम करने का सोचेंगे, नहीं। अगर आपके पास काम करने को नहीं है, जो मैंने चीजें बताई हैं, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करने को बताया, जो मैंने स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, उनको अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो उन स्ट्रैटेजीज को देखने से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आई बिलीव ये बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज माय फर्स्ट कमेंट ऑन योर चैनल एंड आई होप यू विल रिस्पॉन्ड। अकॉर्डिंग टू योर एसईओ रोडमैप, आई हैव कंप्लीटेड योर वर्डप्रेस एंड एचटीएमएल कोर्सेज। I have also learned all SEO fundamentals. However, I am struggling to find a niche. After some research, I decided to create a blog on ईमेल मार्केटिंग। आई नो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव निश। हाँ, बड़े बड़े जो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स है ना, उन्होंने लगभग सारे का सारा जो कंटेंट है वो डाल रखा है ईमेल मार्केटिंग के अराउंड, जो भी इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अराउंड कंटेंट होगा ना, ब्लॉग में चिपका रखा है, अपने बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स बना रखे हैं। आई प्लान टू फोकस ओनली ऑन लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स विद 0 to 10% कीवर्ड डिफिकल्टी एंड अ वॉल्यूम ऑफ 10 to 30। इट इज द राइट डिसीजन और एम आई मेकिंग अ मिस्टेक एट द बिगिनिंग? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल राइट डिसीजन है। जब आप हाईली कॉम्पिटिटिव निश में काम करेंगे तो एक फायदा आपको मिलेगा कि आप जब कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे ना, क्योंकि आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जब आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे तो आप मेलचिम्प को देखेंगे, आप एवेबर को देखेंगे, राइट, आप सेंडिनब्लू को देखेंगे, आप एक्टिव कैंपेन्स को देखेंगे। इन सब के ब्लॉग ना बड़े तगड़े लिखे हुए हैं, मतलब जिस तरीके से ऑन पेज होना चाहिए उस तरीके से। तो जब आप अपने लिए कंटेंट लिखने जाएंगे और इनको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो आपको कंटेंट लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप कंटेंट लिखने में चैंपियन हो जाएंगे, मतलब आपका जो ऑन पेज है ना वो काफी बेहतर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी आप गलती वलती का मत सोचें, बस शुरुआत कर दें, ठीक है। सही डिसीजन लिया हुआ है आपने, आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो आप लिखना शुरू करें इसमें। बट हाँ, ईमेल मार्केटिंग निश में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मतलब क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल निश है। देखिए, जब कभी भी आप टेक्निकल निश पकड़ते हैं ना, इसका मतलब आप टेक्निकल लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप गूगल एड्स के ऊपर लिखने लगे तो आपके ब्लॉग को कौन लोग पढ़ेंगे? भाई मेरे जैसे लोग पढ़ेंगे जो गूगल एड्स के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो टेक्निकल लोग होते हैं, वो केवल आपके ब्लॉग को इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समझिएगा मेरी बात। आपके ब्लॉग को केवल एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो वहां से कुछ सीखना चाहते हैं। तो फैक्चुअली आपको बहुत करेक्ट होने की जरूरत है। कुछ भी आप उल्टा सीधा नहीं लिख सकते गूगल एड्स के बारे में, उसी तरीके से कुछ भी आप ईमेल मार्केटिंग के बारे में उल्टा सीधा नहीं लिख सकते। तो अगर आपको मजा नहीं आता होगा इस फील्ड में, या आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, आपने काम नहीं किया इस फील्ड में, फिर आप लिख नहीं पाएंगे। बड़े सारे टेक्निकल टर्म्स वगैरह होते हैं, गलती कर देंगे। एक आर्टिकल को लिखने में आप 1 मंथ लगा देंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी टेक्निकल निश पकड़ रहे हैं तो उसमें मजा आना चाहिए, तभी आप उसमें लिख पाएंगे, राइट। इसके बाद रोमिल का क्वेश्चन है, सर वी हैव मेड इवेंट्स लाइक पेज व्यू एंड ऐड टू कार्ट इन गूगल टैग मैनेजर फॉर GA4, देन कैन वी मेक ऑडियंस इन Facebook using this or we do have to set up another event in Google Tag Manager for Facebook Pixel? For Facebook Pixel आप करिए ना। देखिए, इस बात को बहुत फंडामेंटल तरीके से समझते हैं कि भैया ये आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने GTM लगाया, GTM की मदद से आप GA4 का टैग फायर करते हैं, GTM की मदद से आप Facebook Pixel करते हैं, GTM की मदद से आप Google Ads का कन्वर्जन फायर करते हैं, GTM की मदद से आप LinkedIn का इनसाइट फायर करते हैं। तो जब GA4 का टैग फायर होगा तो ये इंफॉर्मेशन GA4 के सर्वर को भेजेगा। GA4 का सर्वर आपका जो GA4 का डैशबोर्ड है उसके अंदर आपके इवेंट्स वगैरह को दिखाएगा। यही होगा ना भाई, है ना। तो जब आप यहां पर जो आपके GA4 के डैशबोर्ड्स के अंदर जो ऑडियंसेस वगैरह बन रही हैं, इनको आप कहां यूज कर सकते हो? इनको आप बेसिकली गूगल में यूज कर सकते हो, क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट GA4 भी है, गूगल का ही प्रोडक्ट गूगल एड्स है। तो यहां ऑडियंसेस की सिंकिंग बहुत अच्छी है। केवल अगर मेटा पिक्सल लगाकर आपकी मेटा में जो ऑडियंस बनाने वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा रही है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। मतलब आप सिंपल पिक्सल लगाइए फेसबुक का और आप अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर जो है वो इवेंट्स देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस बनाइए। आप अपनी ऑडियंसेस को पॉपुलेट करिए और इसको आप जो है वो फेसबुक एड्स मैनेजर से इस ऑडियंस को जो भी एड दिखाना चाहते हैं दिखाइए। आप उल्टा क्यों जाना चाह रहे हैं? आप ये क्यों करना चाह रहे हैं कि GA4 के अंदर जो ऑडियंसेस आएंगी उसको मैं फेसबुक के सिस्टम में इंपोर्ट करूंगा, बिना मतलब सर्वर से, अलग अलग सर्वर से जो है वो डेटा को ट्रांसफर करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अगर कोई जुगाड़ लगा भी लिया ना तब भी डेटा उतनी बेहतर नहीं आएगी। तो राइट तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है?
ये वाला तरीका है कि पिक्सल लगाइए, अगर गूगल एड्स में कुछ भेजना है तो गूगल एड्स का टैग लगाइए, अगर लिंक्डइन में कुछ भेजना है तो लिंक्डइन का लगाइए, अगर टिकटॉक में कुछ भेजना है तो टिकटॉक का टैग लगाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस तरीके से काम करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने पूछी, आई एम स्टार्टिंग न्यू ई कॉमर्स बिजनेस, आई फॉलोड ऑल योर प्लेलिस्ट एंड लर्नड ऑल थिंग्स सिंसियरली, इट टुक 6 months टू लर्न ऑल, इज दिस नॉलेज सफिशिएंट और डू आई नीड टू टेक पेड कोर्स? देखिए, पेड कोर्स लेने से पहले ना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मैं कोई चीज शुरू करना जा रहा हूं इसलिए मैं पेड कोर्स ले रहा हूं, वो चीज ठीक नहीं है। मतलब आप पेड कोर्स में क्या प्रॉब्लम्स को अपनी सॉल्व करना चाह रहे हैं। कोई भी पेड कोर्स ना बिल्कुल 0 to Z की जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं सॉल्व करता। आप सोच रहे A to Z सब कुछ किसी एक पेड कोर्स में हो जाए, वो नहीं हो पाता है। तो अगर आपको ये पता है कि भैया मेरे को ये चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, मेरे को ट्रैकिंग में चैलेंजेस आते हैं, अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूं, मेरे को ई कॉमर्स की ट्रैकिंग में चैलेंज आते हैं, तो ट्रैकिंग से रिलेटेड जो कोर्स है ना उसको फॉलो करिए, तब जाके आपकी मास्टरी होगी उसमें। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को ना ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है, मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूं, या मैं जो है वो कुछ और ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस बनाना चाहता हूं, या मैं D2C करना चाहता हूं, ठीक है, तो उस टाइप के कोर्सेज लीजिए जहां पर ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हो, जहां पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें ना हो। तो ये आपको समझना है कि मेरे चैलेंजेस क्या हैं, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसके बाद अगर आप पेड कोर्स लेना चाहें ले सकते हैं। जो हमारा D2C वाला कोर्स है ना, उसमें हमने वो एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम हमारे क्लाइंट्स के जो D2C ब्रांड्स हैं उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। देखिए, जब कोई एजेंसी किसी भी D2C ब्रांड को हैंडल करती है, राइट, यानी D2C ब्रांड्स के एड्स वगैरह रन करती है, तो केवल ऐसा नहीं होता है कि वो उनके एड्स रन करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो कुछ गलतियां कर रहे हैं प्रोडक्ट लेवल पर, स्ट्रैटेजी लेवल पर, वेबसाइट के लेवल पर, CRO के लेवल पर, इन गलतियों को भी पॉइंट आउट करने की हमारी जरूरत होती है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे एड्स जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे बेहतर तरीके से। तो इन सब चीजों को भी हम करते हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस हम लोगों ने हमारे कोर्स के अंदर डाला हुआ है। बट इट इज मोर टेक्निकल साइड, मतलब जहां पर मेटा की ज्यादा बात हुई है, ठीक है, गूगल एड्स की ज्यादा बात हुई है, ट्रैकिंग में क्या चैलेंजेस आज के टाइम आ रहे हैं, इन सब चीजों की ज्यादा बात हुई है, तो वो टेक्निकल कोर्स ज्यादा है। स्ट्रैटेजिक लेवल का कोर्स है, बट अगर आप देखोगे तो मैं इसको 80-20 में डिवाइड करूंगा। 20% जो है वो स्ट्रैटेजिक लेवल है, 80% जो है वो टेक्निकल। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है, ठीक है। तो आई बिलीव ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेबकाम का है। सर, हाउ इफेक्टिव इज गूगल्स ब्लॉगर वेबसाइट फॉर SEO रैंकिंग? नहीं, बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ब्लॉगर। आज जब आपके पास वर्डप्रेस का अच्छा ऑप्शन है तो ब्लॉगर वगैरह पे जाने की कोई जरूरत नहीं। सर, अगर कंटेंट राइटिंग नहीं आती है तो क्या SEO स्किल डेवलप होगी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंटेंट की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक SEO पर्सन ही ना बताता है कि किस टाइप का जो कंटेंट है वो वेबसाइट के ऊपर जाना है, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, कितने वर्ड्स का कंटेंट होने वाला है, रेफरेंस पॉइंट उसका क्या होगा। ये सारी चीजें ना एक SEO वाला पर्सन जो है वो कंटेंट राइटर को बताता है। अगर कंटेंट की अच्छी समझ नहीं है तो आप अच्छी SEO जो है वो स्किल नहीं एक्वायर कर सकते, या अच्छा काम नहीं कर पाएंगे आप SEO के अंदर, इसको ऐसे समझिए। तो कंटेंट की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट खुद से जो है वो लिखने लगे, बहुत ही बेहतर कंटेंट राइटर हो तभी आप अच्छे SEO हो जाएंगे, वो कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन है मनदीप का। सर, मैंने बहुत बार फेसबुक कॉल एड्स ट्राई करी, बट क्लाइंट कहते हैं कि कॉल जेन्युइन नहीं है, मिस्ड कॉल आती है, इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, सबसे पहले तो ये सोल्यूशन है कि अगर आप कॉल एड्स ट्राई कर रहे हैं तो जो नंबर आप यूज कर रहे हैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह होनी चाहिए, तभी आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट कभी कभी ना कुछ भी चीजें बोल देते हैं, ठीक है। आप जब तक रिकॉर्डिंग्स अपने हिसाब से ना सुने कि भैया ठीक है कॉल गई, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या चैलेंजेस आ रहे, केवल ये बात कह देना कि कॉल रिलेवेंट नहीं थी, कॉल आई और उसने बिजनेस नहीं किया, ये पूरी पिक्चर को क्लियर नहीं करता है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या उसको प्राइसिंग में प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको आपके प्रोडक्ट में जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा, कन्विंस नहीं, वो आपके कॉम्पिटिटर की ज्यादा बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, ये समझना जरूरी है। कॉल आई, बिजनेस नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल एड से कॉल आई या फेसबुक एड से कॉल आई तो वो कॉल इररिलेवेंट थी। आप यहां से बिजनेस की गारंटी नहीं ले सकते, आप यहां से क्वालिटी कॉल्स की गारंटी ले सकते। तो क्वालिटी ऑफ कॉल्स चेक करने के लिए केवल एक पैरामीटर यही नहीं है कि बिजनेस हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है उनकी सेल्स टीम अच्छी ना हो, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने उस चीज को एड्रेस किया और बाद में जो बिजनेस ओनर है वो समझते हैं इस बात को, हाँ भाई हमसे गड़बड़ी हो गई, हमारी सेल्स टीम जो ठीक से काम नहीं कर रही है, या जिस तरीके के आपके ऑफलाइन या दूसरे जो तरीकों से आपके जो कॉल्स आते हैं उस कॉल को हैंडल करने का जो तरीका होता है, वही तरीका, वही अप्रोच, वही फनल, राइट, वही स्क्रिप्ट यहां नहीं लग सकती जो गूगल एड और फेसबुक एड से कॉल आ रही। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात,
कई बार क्या होता है ना कि फेसबुक एड्स की या किसी भी एड्स प्लेटफॉर्म की कुछ इन्वेंट्री ना बहुत ही गड़बड़ होती है, ठीक है। उन इन्वेंट्री से जो क्लिक्स आते हैं या जो कॉल्स आती हैं, जो लीड्स आती हैं, वो अच्छी होती नहीं। तो थोड़ा बहुत आप अपने टारगेटिंग वगैरह लेवल पर भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, एड कॉपी लेवल पर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें और उसके बाद इस चीज को भी डिप्लॉय करें। तो हर एक स्टेप पर जब तक आप चेक नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब सीधे सीधे नहीं कह सकते कि भैया एड चलाया रिजल्ट नहीं आया, ये तो बहुत सारे लोगों की समस्या है। एड चलाया रिजल्ट नहीं आया, बट बीच में क्या, वो कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन है देव एम्पायर का, मोस्ट कंपनीज रिजेक्ट मी बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, व्हाट कैन आई ऐड इन माय रिज्यूम सो दैट दे बिलीव आई नो डिजिटल मार्केटिंग। देखो, बिलीव करवाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा समझ रहे हो? आपको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा, जो आपने काम किया है वो दिखाना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको चीजें आती हैं। आप फ्रेशर का टैग केवल फर्जी एक्सपीरियंस बनाने से या सीवी में कुछ लिख लेने से, वो फ्रेशर का टैग हटाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको आता नहीं होगा तो वैसे भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कई बार बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर को हायर करती हैं, बट कुछ तो आना चाहिए, कुछ पहले से थोड़ा बहुत तो उन्होंने काम किया होना चाहिए। थोड़ा बहुत काम मतलब कुछ प्रैक्टिस वगैरह करी होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होने चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए, कुछ कीवर्ड सर्च करना आना चाहिए, कुछ एड कॉपी लिखनी आनी चाहिए। ये सब तो आना तो चाहिए। कुछ आपने चलो पहले किया नहीं है, बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं या आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप बता पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चीजें आपको आती है। इन सिनेरियोज में फ्रेशर को जॉब मिलती। ऐसा ना हो तो आज तक फिर सब फ्रेशर ही बैठे रहते होते। भाई लोगों ने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करी होगी, छोटी कंपनी से, छोटी जॉब से, बड़ी जॉब से, तो वो होता है। मतलब ये कहना कि भाई फ्रेशर को ही केवल जो है वो प्रॉब्लम होती, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, चैलेंजेस हैं। किस फील्ड में चैलेंजेस? कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जिन लोगों को कुछ नहीं आता है वो भी अपने ऊपर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का टैग लगाकर घूम रहे हैं, डिजिटल मार्केटियर का टैग लगाकर घूम रहे हैं। तो वहां की वजह से जो चैलेंजेस हैं वो और ज्यादा आ रहे हैं। और ऐसे लोग जब किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस खराब करते हैं। ऐसे फ्रीलांसर जब किसी बिजनेस ओनर के लिए काम करते हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस खराब करते हैं। ये बिटर ट्रूथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्विक हॉट न्यूज का क्वेश्चन है। हेलो सर, दिस इज अवधेश, आई एम रनिंग गूगल एड्स फॉर ट्रैवल बिजनेस, सो आई वांट टू नो व्हिच रीजन इज गोइंग फॉर हाई CPC. The keywords top bid range, low range and top of the page high bid range is around 20 to 60. I have also proper set up negative keywords and set maximum bid along with use the keywords in the ad regarding ad relevancy. I have set up proper Google Ads campaign for travel business and tour packages, taxi booking and travel CRM, website portal. The quality score is around 5 to 7. Why CPC is going 100 to 150 above? How can I run Google Ads for it? How can I run successful campaign to get better results? Second thing, which target audience is better for travel agency in Facebook ads and what can I plan to run Facebook ads? बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, सीधी सी बात बता दूं। ये कह रहे हैं कि भैया मैंने कीवर्ड प्लानर के अंदर देखा, अगर मेरे को 20 से 60 की वहां पर CPC दिखाई दे रही है तो फिर गूगल मेरा जो है वो 150 से 200 की CPC क्यों चार्ज कर रहा है उन स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये टाइम क्या था, ठीक है। ये टाइम क्या था? देखो, जरूरी नहीं है कि जो एक साल पहले CPC हो आज भी वही CPC हो। मार्केट में कंपटीशन बढ़ सकता है। दिस कैन बी वन वे। दूसरा तरीका ये है चेक करने का कि ऐसा तो नहीं कि आपने अपने कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा नैरो कर रखा है। अगर आप अपने कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा नैरो कर देंगे, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मैच में कर देंगे, बहुत ही लिमिटेड कीवर्ड्स रखेंगे, उस सिनेरियोज में हमने देखा है कि आपकी जो CPC है वो बढ़ती चली जाएगी। या एक सीजनल टाइम जो होता है, जैसे आप ये एवरेज CPC पूरे साल की देखते हो, बट एक सीजन का टाइम जो होता है वहां पर CPC बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमने ऐसा देखा हुआ है, कुछ कोर्सेज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए। अब उनके कोर्सेज ऐसे हैं कि अप्रैल मई में उनके कोर्सेज की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। उस वक्त हम देखते हैं कि जो हमारी CPC है ना वो 11 से 90 तक पहुंच जाती है, ठीक है। मतलब वैसे अगर हम जो नॉन सीजन है उसमें हम जब काम करते हैं तो 11, 15, 12, 16 ऐसे रुपए की CPC रहती है। और जब वो पीक सीजन आता है तो हम क्या देख रहे हैं कि CPC जो है वो एकदम से शूट कर जा रही है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। थर्ड, आप थोड़ा सा अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को देखें। वैसे आपने बताया तो है कि मैक्सिमाइज क्लिक्स को आप अपर लिमिट के साथ यूज करना है, बट वो अपर लिमिट कितनी है? आप उस अपर लिमिट को ऐसा मत करें कि जैसे आपने देखा कि भैया 20 to 60 के बीच में जो है वो मेरे को कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं कीवर्ड प्लानर के अंदर, उनकी कॉस्ट जो है वो आप इतनी देख रहे हो, बट आपने क्या किया, जब आपने मैक्सिमाइज क्लिक्स सेलेक्ट किया तो आपने जाकर अपर लिमिट जो है वो 200 रुपए रख दी, ठीक है। तो ऐसा भी मत करें। अगर आप अपनी अपर लिमिट को बहुत ऊपर रख देते हैं तो भी ये जो है वो इस रेंज के बियॉन्ड जाकर बिड करता है और आपको क्लिक दिखा देता है। तो ये 3-4 चीजें। उसके बाद जो आप स्ट्रैटेजी वगैरह पूछ रहे हो, उसके लिए मैंने ना एक ट्रैवल निश के ऊपर एक पहले से वीडियो बनाया, उसमें मैंने बहुत सारी चीजों की बात करी है।
वो सर्च कर लीजिएगा, शायद अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने बनाया हुआ है ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके ऊपर आप सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है मिल जाएंगी। बाकी इन चीजों को करने की आप देखें, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, इससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कई बार आप मैनुअल सीपीसी पे भी जा सकते हैं, कई बार आप मैनुअल सीपीसी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर कीवर्ड्स लिमिटेड है, आपके कंट्रोल लेकर काम करना चाहते हैं और केवल बिड ही आपकी प्रॉब्लम है, तो मैनुअल सीपीसी पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। सर आपका एसईओ फुल कोर्स है वो अभी के टाइम सीख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। विल यू हैव सीआरएम पेड कोर्स? नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो सीआरएम को करके सीखा जाता है, ऐसा नहीं कि सीआरएम का कोई पेड कोर्स हो। सीआरएम बहुत सारे सीआरएम आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही कस्टमाइज्ड सर्विस है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू निश, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सीआरएम्स वगैरह अवेलेबल है, इसका कोर्स निकालना भी बहुत मुश्किल है। गूगल एड्स लीड एक्सटेंशन से आने वाली लीड्स की क्वालिटी बहुत लो होती है क्या? हाँ बिल्कुल लो होती है। देखो चैलेंज क्या है? चैलेंज है इन्वेंट्री। कुछ जगहों पर आपके एड्स जब दिखेंगे ना, तो वहां से क्वालिटी लीड आएगी ही नहीं। उनमें से एक ऑप्शन है लीड फॉर्म एक्सटेंशन, ठीक है। लैंडिंग पेज के ऊपर जो फॉर्म होता है ना, उससे जितनी क्वालिटी ऑफ लीड्स हम लोगों ने देखी है, उतनी क्वालिटी ऑफ लीड्स आज तक हम लोगों ने लीड फॉर्म एक्सटेंशन के अंदर नहीं देखी। बट लीड के नंबर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, लीड्स आती रहे, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको भी रन करते हैं। बट आप सोचो कि यहां से भी ऐसी लीड्स हैं, बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी फील्ड्स बढ़ाकर आप कर सकते हो, बट मुश्किल है, मतलब हमें भी बहुत ज्यादा कोई सक्सेस के अंदर मिलती नहीं है, ठीक है। अगर है तो कितना क्वालिटी कम होता है कंपेयर टू लैंडिंग पेज कॉन्टेक्ट फॉर्म रेशियो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ठीक ठाक क्वालिटी कम होती। मुझे लीड एक्सटेंशन फॉर्म से बहुत सारी लीड्स आ रही है, बट वो क्वालिटी नहीं है। कोई सजेशन या आइडिया जिससे लीड एक्सटेंशन फॉर्म से अच्छी लीड्स आए, प्लीज कुछ एक्सप्लेन करिए। मैंने बताया ना कि कुछ इन्वेंट्री ही ऐसी है, मतलब मान के चलते कि जैसे फेसबुक के अंदर कहीं पर भी अगर आपका ऐड दिखता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से फर्जी लीड्स आएंगी। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये आप ऐसे मान के चले इसको। सर क्लाइंट से डील नहीं हो रही, क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की स्किल है, काइंडली कोई टिप्स बता दे। एक ही टिप है, अगर आप सीधे सीधे अपनी सर्विस बेचने जाओगे ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के पास जाते हो, ये क्लाइंट है, आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट से कहते हो मेरे को ना गूगल एड्स आता है, मैं गूगल एड्स रन कर सकता हूं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो क्लोज नहीं होगा। जब तक एग्जैक्टली आप उसके बिजनेस को समझोगे नहीं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो नहीं समझोगे, और आपका गूगल एड्स की स्किल कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, उसके मैथमेटिकल नंबर्स नहीं दिखाओगे कि सर मैं कीवर्ड रिसर्च करके लाया हूं, 10 रुपए की जो क्लिक है वो है, ठीक है, और अगर मैं 10 क्लिक्स लाता हूं तो एक लीड आती है, तो 100 रुपए की आपकी लीड आएगी। एक 100 रुपए की लीड आती है, अगर हम दिन की 10 लीड लेकर आते हैं, उसमें से आप एक क्लोजर करते हो, तो 1000 रुपए का आपका एक्विजिशन पड़ेगा। अगर आप 5000 रुपए 1000 रुपए से कमा रहे हो, तो सर प्रॉफिटेबल हो, इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये जब तक ऐसी चीजें नहीं दिखाएंगे, आप क्लाइंट को समझाएंगे नहीं, तब तक जो है वो क्लाइंट क्लोज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स अच्छी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेल्स स्किल्स भी अच्छी हो। सेल्स अपने आप में एक अलग पूरा जो है वो फील्ड है, ठीक है। अगर आपको गूगल ऐड बहुत अच्छा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। भाई साहब एक बात आप समझिए, जो क्लाइंट्स होते हैं ना हमारे, और आपके जो क्लाइंट्स हैं ना, वो बिजनेस ओनर्स हैं। आप कोई ऐसे किसी बच्चे को कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस ओनर को एक प्रोडक्ट सेल करें। मतलब हम लोगों को जब हमारी सर्विसेज सेल करनी होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी होती है, तो हम बिजनेस ओनर्स को वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ठोक पीट के चेक नहीं करेगा, चारों तरफ से वो ठोक पीट के चेक करेगा, भैया आपको कितना आता है, क्या इंप्रूवमेंट करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, तो टेक्निकल बहुत अच्छा आता है, बट सेल्स की स्किल्स नहीं होती। सेल्स में मैंने कोर्स बनाया हुआ है, वो देखना चाहो तो आप देख सको, बट इस चीज को इंप्लीमेंट करो। मैंने देखा है ज्यादातर केसेस में यहीं पे चैलेंज आता है कि आप ये बता ही नहीं पाते हो कि आपकी चीजें क्या वैल्यू एड। आप कहते हो मेरे गूगल एड्स आता है, मेरे को फेसबुक एड्स आता है, क्लाइंट कहेगा भाई ठीक है आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, वो भी आए थे, वो भी बता रहे थे यही सब हम करेंगे, बट इससे मेरा क्या होगा, ये कि आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी आएगी और आप उससे रेवेन्यू कितना जनरेट करोगे। दिस इज द मेन थिंग। कुछ नंबर्स में लेकर आओ। ये भविष्यवाणी आप नहीं कर सकती कि ऐसा होगा, बट जैसे मैंने ऐसे बताया ना कि अगर इतने % कन्वर्जन आता है, ये होता है, ये होता है, तो इतने टाइम पीरियड में वी कैन रीच समवेयर लाइक दिस। तो इस टाइप से जब तक आप नहीं करोगे, तब तक चीजें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर डिवाइन दी वॉर का। सर आई वॉन्ट टू नो अबाउट करियर ऑप्शन इन एसईओ विद रिगार्ड्स टू लॉन्ग टर्म करियर एंड सैलरी। हाँ बिल्कुल करियर ऑप्शन है, देखो, लेकिन कहां पर हैं आप, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसी कंपनी में है जहां पर एक्चुअली एसईओ का काम हो रहा है, जहां पर बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, एंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट है, बहुत सारे पेजेस हैं, वो कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कंटेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको पता है कि वो रिसर्च किस तरीके से करवानी है, उनको पता है कि एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वहां पर आपके करियर की ग्रोथ होगी, वहां पर आपको सैलरी भी मिलेगी। बट अगर आप ऐसी जगह चले जाए जिनको कुछ एसईओ को पता ही नहीं है, उनको लगता है कि एसईओ वाला कैंडिडेट आएगा, 2 महीने में जादू करेगा, वेबसाइट रैंक हो जाएगी और बिजनेस की भरमार हो जाएगी, तो वहां तो कोई स्ट्रैटेजी ना, वहां कुछ नहीं, वहां कोई ना ग्रोथ होगी ना कुछ होगी। सामने वाला पर्सन कहेगा कि भैया क्या कर रहे हो आप,
ठीक है, ये हुआ नहीं, ये बिजनेस नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और इस टाइप से जो आपकी कहानी है वो चलती रहेगी। तो अगर आप सही जगह पर हैं जहां एक्चुअली एसईओ की जरूरत है, आप देखिए ना इंश्योरेंस रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, कार देखो जैसी जो वेबसाइट्स हैं, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, जरा आप इनका ट्रैफिक एनालिसिस करके देखिए कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। और जब आप उस ट्रैफिक की एनालिसिस करेंगे तो साथ ही ये भी एनालिसिस करिएगा कि वो ट्रैफिक एक पेज पे नहीं आ रहा है, मतलब हजारों पेजेस को मिलाकर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक को वो कैटर कर पा रहे हैं। तो 1000 पेजेस के लिए कितनी कीवर्ड सर्च करी गई होगी, 1000 पेजेस के लिए कितना कंटेंट बनाया गया होगा, डेवलपर का कितना टाइम लगा होगा, तो वो एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है। तो ये बातें जो लोग समझते हैं, अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो एसईओ में करियर भी है, एसईओ में सैलरी भी है, एसईओ में आपको मजा भी आएगा, और एसईओ में आप प्रेशर भी नहीं फील करेंगे। तो ये बातें समझनी जरूरी है। अगर ऐसी कंपनीज आप ढूंढ सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, तो आपको मजा आने वाला है। आशा करता हूं कि संडे चर्चा के इस एपिसोड में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज जो है वो सॉल्व हुई होंगी, कुछ लोगों को मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।